हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सारे बहुत अच्छे से होंगे। आज मेरा एक आपसे सवाल है। क्या आपने कभी बास्केटबॉल को अपनी उंगलियों पे घुमाने की कोशिश की है, या अपने नोटबुक को बैक बेंच पे बैठ के अपने उंगलियों पे घुमाने की कोशिश की है? यदि आपका जवाब हां है तो यह सोचिए कि इसका रिलेशन धरती के अपने ही एक्सिस के राउंड घूमने से कैसे है। चलिए आज हम हर घुमाव के गति की अलग ही कहानी को समझने की कोशिश करें, और हर घुमाव की एक दिलचस्प कहानी है। चलिए आज हम इस दुनिया में कदम रखते हैं जहां हम लोग हर घुमाव की अपनी अपनी कहानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ पिछले पूछे गए कई सारे जेई और नीट के एग्जामिनेशन में जो सवाल आए हैं उन सारे सवालों को भी टच करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम गवाए आज के सेशन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मैं नितेश रंजन आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं रोटेशनल मोशन के चैप्टर को। चलिए आज इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं साल दर साल, चाहे वो एग्जामिनेशन नीट का हो या फिर जेई मेन का एग्जामिनेशन हो। इन दोनों ही एग्जामिनेशंस में इसके सवाल डेफिनेटली आने ही आने हैं, और मिनिमम भी तो 2 सवाल होंगे ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। ये अगर मैं 2018 का ग्राफ लूं तो 3 सवाल पूछा गया है, 2019 3 सवाल पूछे गए हैं, 2020 4 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि अगर मैं एवरेज का बात करूं तो 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। और इस चैप्टर के बारे में यह भ्रम रखा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा कि इसमें सारे के सारे सवाल टफ ही आते हैं, जबकि मेरा जवाब है कि डेफिनेटली इसे क्वेश्चंस कुछ होंगे जो कि बहुत टफ हो सकते हैं। लेकिन अगर 4 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 3 सवाल डेफिनेटली ऐसे होंगे जो आप आसानी से बना सकते हैं यदि आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से करते चल रहे हैं और उस पर प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथ नोटबुक रखें, पेन रखें और उसका संपूर्ण और कंप्लीट इस्तेमाल करते चलें। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। आज के इस सेशन में हम लोग किस किस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है आखिर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, दिस इज द टेंडेंसी ड्यू टू विच इनिशियली द ऑब्जेक्ट opposes to gain the motion, rotational motion, to gain the rotational motion, and same way it will even oppose to come to rest। ठीक उसी प्रकार से जो आपने इनर्शिया का अपना डेफिनेशन पहले भी देख रखा है। तो चलिए इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे, एंड पीवाईक्यूज का सेशन मैं कल लेकर आऊंगा जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेंगे। तो मैं आपके लिए पीवाईक्यू का एक अलग ही क्लास लेकर आऊंगा जिसमें हम लोग जेई में और नीट में पूछे गए पीवाईक्यूज पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जो हमारे पास टॉर्क होता है, टॉर्क विल बी रिटन एज आई इंटू अल्फा, और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। ये हमारे जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं इसमें I आप देख रहे हो, ये I क्या है, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चाहे मैं डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन का बात करूं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का बात करूं, जिसके अराउंड हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन का, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अराउंड हम लोग ये पता करेंगे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड उसके मदद से हम लोग हर एक पॉइंट्स का अलग अलग वेलोसिटी निकाल सकेंगे और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकेंगे। तो डेफिनेटली हम लोग यहां पर रोलिंग एंड एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में भी बात करेंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, काइनेटिक एनर्जी जो आप लोग पहले देख रहे थे हाफ ऑफ mv स्क्वायर,
वो अब आप लोग देखोगे हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट आई मीन टू से जो पहले मास था वो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाएगा मैथमेटिकली। इट विल बी रिप्लेस्ड मैथमेटिकली। इट इज नॉट एग्जैक्टली द मास, it is little bit different, and definitely we are going to learn about all those things which are axis dependent। तो मास में क्या था भाई, 2 में 3 जोड़ दो 5 बन जाना है, 4 में से 1 घटा दो 3 बन जाना है। लेकिन ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं होता है माय डियर फ्रेंड, जिस वजह से ये समस्या खड़ा करता है, और ये समस्या खड़ा हम होने नहीं देंगे। तो चलिए, आप लोग जिस तरीके से यहां पे हर एक टर्म में देख रहे हो आई का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, तो हम लोग इसी आई के बारे में सबसे पहले अपना स्टडी शुरू करेंगे। लेकिन इस आई को जानने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानना जरूरी है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ें और सबसे पहले पढ़ें रिजिड बॉडी के बारे में, क्योंकि ये टोटल के टोटल चैप्टर जो है ये रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा है। तो रिजिड बॉडी क्या है, तो देखें, सबसे पहले डेफिनेशन आप समझ लो। रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन विच डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन कांस्टेंट with respect to time। Remember, rigid body is a mathematical concept, and any system which satisfies the above condition is said to be rigid as long as it satisfies it। Clear? तो मैं कह रहा हूं यहां पर कि एक ऑब्जेक्ट है A और एक ऑब्जेक्ट है B। इसकी गति है v1। The velocity which we have provided to this object is v1 and the velocity which we have provided to object B is v2। तो मैं ये कहूंगा कि v1 एंड v2 यदि सेम हुए तो ये रिजिड बॉडी कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे, सर ये रिजिड बॉडी कैसे है, क्योंकि रिजिड बॉडी तो वो बॉडी है जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। लेकिन जब हम लोग इसके डेफिनेशन के थ्रू जाएं तो उसका मतलब यह है कि जिस भी कंडीशन में कोई भी 2 पॉइंट किसी भी एक सिस्टम का यदि सेम गति से चल रहा होगा तो वैसे सिस्टम को हम लोग रिजिड बॉडी कह सकते हैं। तो यहां पर हम इस दोनों को रिजिड बॉडी, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम रिजिड बॉडी कह सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर आप देखें v1 और v2 अलग अलग है तो दिस सिस्टम बिहेव्स एज नॉन रिजिड बॉडी। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें और मैं बात करूं यहां पर हर एक अलग अलग पेयर्स के बारे में जिसकी अलग अलग गति है। हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लिया गया है कुछ यहां पर देखो। फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन a rigid body there is no velocity of separation or approach between the particles। आप लोगों को ध्यान में होगा कि हम लोग जब कॉलिजन पढ़ रहे थे तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का डिस्कशन हो रहा था। लेकिन यहां पर यह बोला जा रहा है कि फॉर एवरी पेयर ऑफ पार्टिकल्स इन ए रिजिड बॉडी देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बिटवीन द पार्टिकल्स। एनी रिलेटिव मोशन ऑफ ए पॉइंट बी ऑन ए रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ए ऑन द रिजिड बॉडी विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी। मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी होगी वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अगर हम लोग रिलेटिव मोशन का बात कर रहे हैं तो hence with respect to any particle A of a rigid body the motion of any another particle B of that rigid body is circular motion। it means what, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होगी तो वो दूसरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर एक को रेस्ट में रख के दूसरे पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाए तो ये हम लोग निश्चित रूप से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दूसरी पार्टिकल जो होगी वो पहले के रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर मोशन कर रही होगी। तो आप यहां पर ध्यान दो, ये VA है जिसका θ1 है, ये VA है जिसका θ1 है। तो इस VA को आप 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो, VA cos θ1 और इस तरफ VA sin θ1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली मैं अगर इस तरफ का बात करूं तो इट विल बी VB sin θ2
and this side it will be VB cos theta 2. अगर मैं किसी एक को रेस्ट में लाकर और दूसरे को चलने दूं तो आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ परपेंडिकुलरली मूव कर रही होगी इसके कंपैरिजन में, सो डेफिनेटली उस केस में मैं बोलूंगा कि ये सर्कुलर मोशन गेन करेगी इसके रिस्पेक्ट में. लेट वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद वीए एंड वीबी रिस्पेक्टिवली इन द फिगर बिलो. मतलब यहां पे वीए और वीबी जो है वो रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव हम लोग करने वाले हैं एक को रेस्ट में लाकर. नाउ कमिंग टू अ पॉइंट, रिजिड बॉडी में कितने प्रकार के मोशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. तो यहां पर हम लोग 3 प्रकार के मोशंस ऑब्जर्व करेंगे. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन मींस क्या है कि अगर मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से, अगर मान लो कि मैं कुछ इस तरीके से कोई एक कंडीशन बना रहा हूं लाइक दिस, एंड मैं ये कहता हूं कि यहां पर मैं एक रॉड रखा लाइक दिस वन, और इस रॉड को मैं एक रॉड इस तरीके से रख रहा हूं, देखो लाइक दिस. तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इस तरफ इसकी गति होगी तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी तो नीचे की तरफ हो रही होगी. अगर ये पॉइंट बी होगा और ये पॉइंट ए होगा और आपने अगर लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी देख चुके होंगे. तो अब आप लोग ये बताओ मुझे कि अगर ये वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये वेलोसिटी निश्चित रूप से नीचे की तरफ आएगी, और ये जो वेलोसिटी है ये किस प्रकार का मोशन है. दिस वन इज ट्रांसलेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन. अच्छा एक और बात बताओ मुझे, इस दो वेलोसिटी के कंडीशन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैं अगर बात करूं तो ये इसकी जो टेंडेंसी है वो क्या इस तरीके से घूमने की है या नहीं है, ये बताओ. कुछ इस तरीके से घूमने की है या नहीं है, घूमने की भी है. जब ये प्योर घूमने की ही बात कर रही हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्योर रोटेशनल मोशन, वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओमेगा, अल्फा, ईटीसी. जब हम लोग प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का बात कर रहे हैं मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी. अब मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे आप ऑब्जर्व जब करोगे तो यहां आप पा रहे हो क्या कि ट्रांसलेशनल मोशन तो है और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी है, साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी है. इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि एक तीसरा कंडीशन है जहां पर हम लोग ये पाएंगे कि कहीं पर प्योर रोटेशनल मोशन होगा. यानी कि अगर हम लोग इस तरीके का बात करें व्हील का, जिसमें कि ये व्हील केवल और केवल घूम रही हो कुछ इस तरीके से, तो दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन, ये प्योर रोटेशनल मोशन है. और मैं अगर बोलूं कि कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये ऑब्जेक्ट कहीं आगे की तरफ फोर्स लगाया गया तो ये आगे की तरफ मूव करेगी, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है. लेकिन हम लोग अगर जब इस तरीके का कंडीशन का बात करें तो यहां पर ट्रांसलेशनल तो हो ही रहा है और साथ ही साथ रोटेशनल भी हो रहा है. इट मीन्स व्हाट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आई होगी. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. हम लोग इन तीनों के बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे. In a rotational motion of a rigid body, all particles move with. बहुत सही सवाल है. अब देखो यहां पर मैं अगर बोल रहा हूं कुछ ऐसा कंडीशन है
तो ये अगर प्योर रोटेशनल मोशन में है लाइक दिस, ये अगर प्योर रोटेशनल मोशन में है तो हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो डेफिनेटली सेम होने जा रहा है। चेंज क्या होगा? लिनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। क्यों? क्यों भाई? मैं जानता हूं कि v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। यस, और मैं अगर तुम लोगों से बात करूं तो मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, ऐसे ए बी सी डी लाइक दिस, सारे के सारे पॉइंट्स हैं, और सारे पॉइंट्स का कोई जरूरी नहीं कि जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, अलग अलग डिस्टेंस हो सकती है। इसकी डिस्टेंस अलग, इसकी डिस्टेंस अलग, एंड लाइक वाइज हर एक की डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो जब मैं बोला कि सभी का ओमेगा सेम है, आर लेकिन अलग अलग है सारे पॉइंट्स के, तो डेफिनेटली भी तो अलग होंगे ना भाई साहब। बोलो यस और नो, इज दिस क्लियर? तो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि सेम लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी? नो। सेम लीनियर एंड डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी? नो। विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज एंड सेम एंगुलर वेलोसिटीज? यस। With different linear velocities and same angular velocities? Yes, दोनों ही सेम है भाई। तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आप लोग अपने लिए डील करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। अब यहां पर ध्यान दो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली, two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to two ends of a rigid rod of length 10 meter. एक 10 kg है, और एक है यहां पर 20 kg। पूछा यह जा रहा है कनेक्टेड टू ए टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर। इसका जो लेंथ है वो दिया गया है 10 मीटर। दिस इज 10 मीटर। अब मुझसे बोला जाए कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास इज, यहां से डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास अगर पूछा जाए तो मुझे यह बताओ, सामने वाला मास 20, इसे मैं बोल रहा हूं x इज इक्वल टू 20 इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 30, जीरो से जीरो कैंसिल, so it becomes 20/3 meter answer. So this is the answer for this particular question. हम लोग कौन सा रूल यूज किए हैं? हम लोगों ने ये रूल यूज किया है, सामने वाला मास अगर x1 का बात कर रहे हैं तो m2 इंटू x अपॉन m1 प्लस m2, और यदि हम लोग x2 का बात कर रहे हैं तो इट विल बी m1x बाई m1 प्लस m2, यानी कि जिससे भी हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहते हैं उसके सामने वाले का मास, दोनों के बीच की दूरी, दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ दो। वॉट एवर द वैल्यू इज कमिंग इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मास। ये सारे कंडीशंस हम लोग सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? तो चलिए इससे साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू रोटेशनल मोशन। देखो रोटेशनल मोशन में क्या है कि अगर हम लोग थीटा का बात करें या फिर ओमेगा का बात करें या अल्फा का बात करें, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज एक्सियल वेक्टर है। कैसे हैं? एक्सियल वेक्टर है। ये एक्सिस के अलोंग एक्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर ध्यान देना, मैं ये अगर कोई एक पेन लेता हूं एंड यहां 1 सेकेंड, यहां मैं कुछ इस तरीके का कंडीशन लगा रखा हूं,
और मैं बोलता हूं कि ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है लाइक दिस, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि अगर ये एक्सिस ही ना हो तो क्या ये मोशन हो सकेगा? आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग ये कहोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एक एक्सिस फिक्स करना होगा। वन मोर क्वेश्चन, अगर मैं इस साइड एक्सिस रखूं तो क्या ये बैलेंस रहेगा? नो सर, यहां पर तो रखना ही पड़ेगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, जिसके अबाउट में अगर एक्सिस को फिक्स कर दूं तो ये उसके अराउंड में मोशन ले सकेगा। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। तो मैं तुम लोगों से ये सवाल क्यों किया ये समझो। मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मास है, दिस इज आर एंड दिस वन इज एक्सिस, तो मुझे ये पता है कि v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। ये मुझे पता है कि v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। तो मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन पे आने के लिए कि v की वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी या ओमेगा किस तरफ आएगा। सो यहां पर हम लोगों को समझने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर तुम लोगों को बोलूं तो यहां तुम्हें v का अगर डायरेक्शन चाहिए तो v का डायरेक्शन अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में चाहिए तो इट विल बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये इस तरफ दिया, ये ओमेगा है, ऊपर की तरफ ओमेगा है, ये रहा पोजीशन वेक्टर। तो हमारा जो थंब ओपन होगा वो इस डायरेक्शन में है, मींस डेफिनेटली द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। तो मैं इस प्रकार के क्रॉस प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में ऑलरेडी ये आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग जान रहे होंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि आप लोग सर्कुलर मोशन में ऐसे कंडीशंस को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो मैं अब आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं कि जहां कहीं भी ओमेगा का बात हो रहा हो और v का बात हो रहा हो और ये कहीं ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा, केवल और केवल अपने एक्सिस के अराउंड अपने थीटा को बार बार वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये अगर इनिशियली मैं यहां पे बोलूं कि यहां था, यह अब मूव करके कुछ इस तरफ चला गया, थीटा चेंज हुआ। इसी तरीके से कहीं आगे मूव करेगा, थीटा फिर चेंज होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे ये थीटा चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी है। और क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ नहीं रहा, इस वजह से इसमें ट्रांसलेशनल मोशन कोई भी नहीं है। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्योर एंड प्योर रोटेशनल मोशन। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अब आप लोग इनर्शिया के बारे में तो ऑलरेडी जानते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। यदि हम लोग किसी भी फैन में अगर बीच के एक्सिस को फिक्स कर दें और जो पंखे की जो पत्ती होती है उसकी लेंथ को अगर बढ़ा दें बहुत ज्यादा, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो उसकी स्पीड है उसे गेन करने में भी बहुत समस्या होगी और उसे रोकने में भी बहुत समस्या होगी? यानी कि रोटेशनल मोशन गेन करने में भी समस्या है और रुकने में भी समस्या है। तो मैं ये कह रहा हूं क्या कि इट इज मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंजेस इन इट्स रोटेशनल मोशन। ये अपने रोटेशनल मोशन को अपोज करता है, या तो स्टार्ट हो तब या फिर वो रुक रहा हो तब। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऑफ पॉइंट मास इज गिवन बाय I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। अच्छा, ये r क्या है? r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि मुझे ये बताओ कि अगर मानो ये हमारा एक एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट मैं कहीं यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं m मास का, और मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से ये किसी r डिस्टेंस पर है, दिस इज एट द डिस्टेंस r फ्रॉम दिस एक्सिस। तो मैं ये कहूंगा I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर एंड r इज r परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस एक्सिस। तो m into r perpendicular square will be giving you moment of inertia of point mass. So
दिस इज अबाउट डिस्क्रीट पार्टिकल। अब जब कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात हो रहा हो तो हम लोग di इजिकल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर कब यूज करेंगे? फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। जब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम लोग ये कंडीशन यूज करेंगे। इंटीग्रेशन कब आ जाएंगे काम में? यहां हम लोगों को इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो भाई जिन्हें इंटीग्रेशन से डर लगता है, आप लोग अपने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को एक बार नोटबुक को ओपन करो और उसे एक बार गो थ्रू हो लो, ताकि आपकी सारी समस्याएं एक ही झटके में खत्म हो जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जेई का एग्जाम होने जा रहा है उसमें बैठने वाले किसी स्टूडेंट को इस प्रकार के तुच्छ से सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़े। अब देखो रोटेशनल मोशन, सॉरी ये रोटेशनल मोशन की बात तो नहीं है, मैं अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे था। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात कर रहा हूं। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी आर टॉकिंग अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट है इसका केजी मीटर स्क्वायर। केजी मतलब m1 और मीटर स्क्वायर मतलब L2 एंड इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच इज, अच्छा ये टाइप 3 है। मींस क्या है कि ये वैसी क्वांटिटी है जो एक्सिस डिपेंडेंट है। टेंसर क्वांटिटी में बहुत वेरिएंट्स हैं और आप लोगों को ये नहीं जानना है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या क्या है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि ये वो प्रकार का क्वांटिटी है जो एक्सिस डिपेंडेंट है। इसे आप डायरेक्टली 2 + 3 = 5 करके नहीं बना सकते। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो कि कुछ इस प्रकार का कंडीशन है, इसमें अगर मान लो कि कुछ इस प्रकार का कंडीशन है, यह हमारा कुछ डिस्क है और यह मान लो हमारा एक सेंट्रल एक्सिस, और मान लो कि यह हमारा कोई एक सेंट्रल एक्सिस है। मानो यहां से हम लोगों ने कुछ पार्ट को यहां से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। तो अगर यह मास होता तो 2 में से 1 केजी हट गया तो कितना बचा? 1 केजी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हमें क्या करना होगा? कॉमन एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाना पड़ेगा। टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कॉमन एक्सिस, जब हम कॉमन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे तब जाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तब जाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तब जाके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचा खुचा पार्ट का निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों को कंडीशन लेना पड़ता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये स्केलर क्वांटिटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स लग रहा है और मैथमेटिक्स क्या है? वो एक्सिस डिपेंडेंट है। इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी टाइप 3। टाइप 3 बस फैंसी नेम है, समझ लो, दिमाग में रख लो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। पहला डिस्क्रीट मास। डिस्क्रीट मास का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कि अगर मान लो यहां पर कोई एक एक्सिस है और मैं बोल रहा हूं कि यहां पर कोई एक मास दिया गया है m1, यहां दिया गया है m2 और यहां कहीं पर है m3। इन सभी का इस एक्सिस से कुछ अपना अपना अलग अलग डिस्टेंस होगा। अब क्योंकि इसका कोई डायमेंशन तो है ही नहीं m1 m2 का, तो यहां पर तुम बोलोगे कि सर यहां पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कोई झंझट ही नहीं है। मैं बोलूंगा है, मैं तुम्हें सवाल दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ कैसे दूंगा? है, वैसे भी कंडीशन है। लेकिन फिलहाल ये बात समझो कि इसका जो डिस्टेंस है वो r1 है, ये r2 है और ये r3 है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले तो ये समझो कि I है क्या? m इंटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट इज क्लियर? और बेसिकली ये करना किस तरीके से है? तो मुझे करना यह है mi
are perpendicular I square and I is varying from 1 to n। मतलब ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे, जो मासेस दिए होंगे, जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, उनको अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अबाउट, और सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देना है बाय जेट। तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्या, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज होल अबाउट डिस्क्रीट मास कंडीशन। यह कब का बात हो रहा है, डिस्क्रीट मास कौन सा मास है भाई, जो पार्टिकल फॉर्म में है, जो पार्टिकल फॉर्म में मासेस हैं। पार्टिकल फॉर्म में है इसका मतलब क्या, नेग्लिजिबल डायमेंशन, नेग्लिजिबल डायमेंशन। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। नाउ कमिंग टू कंटिन्यूअस मास बॉडीज। कंटिन्यूअस मास बॉडीज का मतलब क्या है, अगर मानो डिस्क है, रॉड है, रिंग है, सिलेंडर है, इस प्रकार का कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट। लाइक दिस, अगर मानो यहां पर एक रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं पता करना चाहता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। और भाई ये जो तरीका है मैथमेटिक्स का, इसे ही आगे चल के अगर हम लोग पढ़ें और बहुत ही अनंत अलग अलग छोटे छोटे मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या इंटीग्रेशन कह सकते हैं। यस, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या कि डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड आपको जो लिमिट लेना है वो आप यहां पर लिमिट ले सकते हो। एंड यहां पर फिर आ जाएंगे अलग अलग तीन कंडीशंस, डेंसिटीज के तीन अलग अलग कंडीशन आएंगे। अब देखो सबसे बड़ा पंगा क्या आएगा, डीएम मास निकालना। तो डीएम मास निकालने के लिए तीन अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का बात हम लोग कर रहे हैं। तीन अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़े थे, वहां पर हम लोगों ने इस चीज को देखा था, ऑब्जर्व किया था कि कुछ एक कंडीशंस होते हैं जिसमें कि मासेज जो हैं वो वन डायमेंशन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल हियर, यहां मासेज जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो चौड़ाई है ये इसके लंबाई के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है। तो हम लोग केवल और केवल लंबाई का ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे 1D। क्लियर? 2D का मतलब क्या हुआ, जिसमें टू डायमेंशन, जैसे किसी एक प्लेन में किसी एक चीज को हम लोग रख दें तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोगों का सवाल होगा कि ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है सर। मैं बोलूंगा कि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्वाइन। क्वाइन में आप देखोगे कि मास जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एरिया। तो इसमें हम लोग एरिया का बात कर रहे हैं, और 3D वो है जिसमें हम लोग वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग एरिया में मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इसमें लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें जो डेंसिटी आएगा वो है लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीएक्स या डीएल। ये हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा इज नथिंग बट डीएम अपॉन डीए। एंड ये हो जाएगा रो। रो इज इक्वल टू डीएम अपॉन डीवी। तो मैं लिख सकता हूं डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएल। यहां लिख सकता हूं सिग्मा इंटू डीए इज इक्वल टू डीएम, और यहां मैं लिख सकता हूं डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस विच यू मस्ट कीप इन माइंड। इसके आधार पे हम लोग अलग अलग कंडीशंस का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे, और फार्मूला जो यूज करेंगे वो बस यही होगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। अलग अलग शेप का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब भाई हो क्यों ना, सर्कुलर चीजों को घुमाना अगर हो, मुझे रोटेट कराना हो, तो वो अपने तरीके से अपोज करेगी मोशन को, रोटेशनल मोशन को। अगर हम लोग किसी रॉड को घुमाना चाहेंगे, किसी अलग अलग एक्सिस पे घुमाना चाहेंगे, तो वो अपनी बिहेवियर अलग शो कर रही होगी रोटेशनल मोशन गेन करने की। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक शेप एंड साइज का अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है शेप और साइज पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, कहीं मास ज्यादा कहीं कम, इसके आधार पर भी होगा। एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इन सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते हैं हम लोग। देखो ये हमारे पास है डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। डिस्क्रीट बॉडी मतलब आप लोगों को भली भांति समझ आ गया होगा, डिस्क्रीट पार्टिकल है जिसके अलग अलग कोई डायमेंशंस नहीं है। ये पॉइंट मास के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। और साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूं कि इसका अपना डिस्टेंस, इसका अपना डिस्टेंस, इसका अपना डिस्टेंस है। तो मुझे ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिख सकते हो आप? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो भाई ये तो बहुत ही आसान सा चीज है और आप लोग बहुत आसानी से कर भी सकते हो इसको। लेकिन मेरा अब आपसे सवाल है, वो सवाल ये है कि मान लो मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये रहा तुम्हारा सरफेस और मैं किसी हेक्सागोनल कंडीशंस को लेके चलता हूं लाइक दिस। सिमिलरली दिस वे। सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लूं भाई इस तरीके की। अब इस वे और फिर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं यहां पे। और ये रहा हमारा हेक्सागोनल फ्रेम। थोड़ा आधा तिरछा हुआ होगा, डजंट मैटर। आप लोग ये समझ लो कि यहां पर हर एक पॉइंट पे एक अलग अलग मास दे रखा हो। दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एम, एम, एम एंड दिस वन इज एम। मैं बोल रहा हूं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू व्हाट? तो आप लोगों को मैं ये बोल दूं कि यहां पर इसका लेंथ दे रखा है एल 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 एंड एल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ये बोल रहे हो कि अलग अलग लेंथ का अलग अलग डायमेंशन होगा? अगर ऐसा सोचने वाले भी कोई विद्यार्थी हैं तो उन्हें लपड़ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लपड़। थोड़ा संभल जाओ, यहां ध्यान दो। देखो अगर यहां पर एम है, एम है, एम है, तो सारे के सारे मासेस का अगर हम लोग बात करें तो दिस वन इज 60 डिग्री, दिस वन इज अगेन 60 डिग्री। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि यहां पर अगर इसको रिजॉल्व करोगे तो ये L cos 60 होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? L sin 60। सिमिलरली अगर मैं इस तरफ यहां पर बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी हमारा बन जाना है L sin 60। और जो इसका हाल है वही इसका हाल है। अलग अलग हो गया है तो ये मत पूछना अब कि सर अलग अलग क्यों हुआ। दिस इज ड्यू टू माई ड्राइंग स्किल। मेरे ड्राइंग के स्किल पे कभी उंगली मत उठाना, यहां ध्यान दो। दिस इज L sin 60 एंड दिस वन इज L sin 60। अब मुझे एक बात समझाओ कि
ये जो मासेस हैं m और m, अगर ये मैं फर्स्ट मास कह रहा हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो मुझे ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने सारे होंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। तो आप पूछोगे कि सर मुझे ये तो समझ आ गया कि कितने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, अब आपसे ये बोलूंगा कि सर ये बताओ कि किसके अराउंड पता करना है, इस एक्सिस के अबाउट पता करना है। ये दोनों मासेस तो इसी एक्सिस पे है भाई साहब, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बोलो यस और नो। क्यों होंगे सर? मैं बोलूंगा कि भाई m1 इंटू आर परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर है, ये डिस्टेंस ही जीरो है, तो ये वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगा, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो दिस बिकम्स जीरो। ये बात तो समझ आ रही है आपको? प्लस ये मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L sin 60, और वही इसका भी है, तो मैं बोलूंगा कि 2 इंटू m इंटू L sin 60 का होल स्क्वायर प्लस, मतलब ये I3 और I4 को मिला के इतना सारा बन गया, I3 और I6 मिलाकर ये बन गया, और I4 और I5 मिला के बन जाएगा क्या? 2 इंटू m इंटू 2L sin 60 होल स्क्वायर। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो कुछ तो वैल्यू निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। मुझे ये एग्जाम्पल लेना क्यों पड़ा? मुझे ये एग्जाम्पल इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यू मस्ट नो कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट पार्टिकल्स में या फिर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का झंझट नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे पता करना पड़ेगा, हर एक जगह पे अपने लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कि उस एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या कंडीशन निकल के आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो चुका होगा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क। नाउ सी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये बात बोल रहा हूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये 3, ये -2, ये -4। मुझे बताओ कि ये सारा का सारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किस एक्सिस पे निकल के आएगा? मतलब इसके अबाउट निकालना है तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे अगर ये बात पता करना है कि आई अबाउट एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? 4 इंटू एक्स पे 0, वाई पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 का स्क्वायर। यू नीड टू जस्ट फाइंड इट आउट, जो भी आप लोग वैल्यू निकाल के लेके आओगे दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। मुझे ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को कि मुझे करना कुछ नहीं, डिस्क्रीट पार्टिकल वाले सिस्टम में मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे वो ऐसे ही होंगे, और जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो इससे पिछले वाले स्लाइड के जैसा होगा, इसलिए घबराने जैसा इसमें कोई भी चीज नहीं है। अब आते हैं लोग यहां, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने तरीके से पूरा ट्राई किए होंगे इस क्वेश्चन को करने का। ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे? ये एक्सिस है रोटेशन का, तो इसके ऊपर जो कोई भी मास लाई कर रहा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐसे ही हो गया 0, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता करना होगा। तो m2 का मास लिखो, इसका डिस्टेंस आप लिखो, उसका स्क्वायर, m3 लिखो, उसके बाद उसका डिस्टेंस लिखो, उसका स्क्वायर। मतलब क्या? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक और बात बताओ, दिस वन इज 60 डिग्री और नॉट? अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे एंगल कितने होंगे स्टूडेंट्स? 60 डिग्री होगा। तो मुझे अगर इसे यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरीके से रिजॉल्व करूंगा, अगर ये नहीं दिया होता तो मैं रिजॉल्व करके भी इसे बना सकता था। बोलो यस और नो? तो मैं
बोल रहा हूं क्या कि m2 into a by 2 square plus a by 2 square. This will give you the moment of inertia. I hope कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम लोगों को कैसे moment of inertia पता करना है for discrete particle till now. ये क्वेश्चन मेरे तरफ से आपको तौबा तौबा तौबा, ये है तौबा. This is gift, homework. This one is again gift. ये भी रहा होमवर्क. अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को मैं हिंट देता हूँ. ये वुड है, ये स्टील है, ये स्टील है, ये वुड है. मैं अगर I1 का बात करूँ तो वुड जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास है जो इसकी दूरी होगी और जो स्टील की जो दूरी होगी, सबसे पहले तो ये बताओ I is equals to I directly proportional to mass and I directly proportional to R perpendicular square. बोलो yes or no? Yes. तो मुझे बताओ जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा. वेरी गुड. अब ये बात समझो जरा कि मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जितनी दूरी पे यहाँ पे वुड है उतने दूरी पे स्टील, जितने दूर पे यहाँ स्टील है उतने दूर पे यहाँ वुड है. तो डिस्टेंस तो दोनों में ही सेम रहने जा रहा है, बस मास का हेराफेरी है. उसके आधार पर आप लोग पता कर लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा. और फिर भी इफ यू फाइंड समथिंग वेरी मच ट्रबलसम देन यू जस्ट ड्रॉप आउट योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कुड बी रीचिंग टू यू इन अ वेरी शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम. फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कुड बी कमिंग अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो यहां पर हम लोग इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं. ये भी होमवर्क रहा आपका. सॉरी, ये टॉट का क्वेश्चन आपने नहीं होना चाहिए. अब हम लोग लाते हैं डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल. यस, नहीं, अब लोग कंटीन्यूअस बॉडीज पे आएंगे. चूज एन एप्रोप्रिएट एलिमेंट ऑन द बॉडी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from the axis, then r square dm integrated over the appropriate limits to cover the whole body gives moment of inertia. इसे हम लोग एप्लीकेशन के फॉर्म में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा. पहले आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड को समझो. मैं अगर रॉड का बात कर रहा हूं, देखो मैं आपको ये जो पार्ट है अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है ऐसे कंडीशन जिसमें मुझे बोला गया है कि इस रॉड का मास दे रखा है, इस रॉड का मास दे रखा है m एंड इसका लेंथ दे रखा है l. मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है. जो आप यहां पर देख रहे हो, चूज एन एप्रोप्रिएट एलिमेंट ऑन द बॉडी. किसी भी बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए बोला गया है उस पर कोई एक एप्रोप्रिएट एलिमेंट चूज करो एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. r जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए फ्रॉम द एक्सिस. देन r स्क्वायर dm इंटीग्रेटेड ओवर द एप्रोप्रिएट लिमिट्स टू कवर द होल बॉडी गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस चीज के एप्लीकेशन को मैं यहां पे आप लोगों को शो कर रहा हूं. देखो, अगर मैं ये कहता हूं कि x दूरी पर चले जाओ, प्यारे बच्चों कहां चले जाओ, x दूरी पे चले जाओ और x दूरी पर जाकर dx एलिमेंट ले लो. ये कंडीशन ऑलरेडी हम लोग सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ चुके हैं एंड डेफिनेटली आप लोग जहां भी पढ़े होंगे वहां पे ये बात सब लोगों ने निश्चित रूप से बताया होगा आपको कि एक दूरी पर जाकर dx एलिमेंट आपको पता करना है एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस. तो मैं बोला कि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है या थ्री डायमेंशनल है. हाँ, जो थ्री डायमेंशनल बोलने वाले उनको पंच बहुत जोरदार डाटा का पंच. लेकिन फिर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. तो मुझे अगर ये बात पता करना है कि इस छोटे सा एलिमेंट का डीएम मास क्या है तो आप लोग ये बात तो लिख सकते हो कि
lambda is equals to dm upon dx. So dm can be written as lambda into dx. अच्छा लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द डेंसिटी, राइट? तो मैं बोला कि m मास है l लेंथ के ऊपर, तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना मास होगा, दैट इज m अपॉन l, और इसे ही हम लोग लैम्डा कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लैम्डा कहते हैं। कई एक सारे क्वेश्चन में ये कांस्टेंट ना होते हुए वो कुछ इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, या फिर कुछ भी वेरिएबल का फॉर्म हो सकता है। जब ये वेरिएबल का फॉर्म दिया होगा तो वेरिएबल के फॉर्म में इसे इंटीग्रेट करना, लेकिन फिलहाल मैं m अपॉन l कंसीडर करके चल रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखा m अपॉन l इनटू dx। क्लियर है फ्रेंड्स? अच्छा, इस dx मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x है सर। तो मैं बोलूंगा क्या कि मुझे ये बताओ di क्या लिखोगे आप लोग? dm इनटू x स्क्वायर परपेंडिकुलर dm इनटू x परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो dm x, तो x स्क्वायर x परपेंडिकुलर क्या है? x स्क्वायर है। तो आप क्या लिखोगे? m by l x स्क्वायर इनटू dx। वेरी गुड। अब इस चीज को हम लोग प्रोसीड करें तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि di कैन बी रिटन एज di इज इक्वल्स टू m upon l x square dx, integrating both the sides, integrating both sides within limit we get। तो हम लोग यहां भी इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको di को, यहां हो जाएगा m by l, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है x स्क्वायर dx का। ये कहां से कहां वैरी कर रहा है? 0 से l लेंथ तक वैरी कर रहा है। तो यहां लिखोगे 0 से l, तो ये आपको निकल के आएगा I will be equal to ml स्क्वायर by 3। ये कब का बात है? ये तब का बात है जब इस पर्टिकुलर रॉड का टोटल लेंथ जो दे रखा है that is L, and this L is definitely perpendicular to the axis। तो मैं बोल रहा हूं कि I is equal to ml square by 3। तो ये कब आप करोगे ऐसा कंडीशन? क्या डिस्क्रीट पार्टिकल के सिस्टम में करोगे? नो नो नो, ये हम लोग कहां करेंगे? कंटीन्यूअस बॉडी के सिस्टम में, कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में हम लोग ऐसा करेंगे। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से भली बात समझ आना होगा कि मैं आप लोगों को जो यहाँ पे बता रहा था वो क्या था। चूज एन एप्रोप्रिएट एलिमेंट ऑन द बॉडी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r from the axis, then r square dm integrated over the appropriate limits to cover the whole body gives moment of inertia। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी डॉट पे पता किया, क्या उसी तरीके से हम लोग इसका पता नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ आप लोग जो कर रहे थे वो क्या था? m by l x square dx। सेम यहाँ पर भी आ जाना है, सेम यहाँ पर भी आ जाना है। di is equals to m by l x square dx, और इस पर इंटीग्रेट जो करोगे वो आप लोगे -l/2 से l/2। क्यों लेंगे सर? क्योंकि ये एक्सिस है और तुम x पर जाकर dx एलिमेंट लोगे तो क्या ये गुना होगा? बिल्कुल नहीं सर। लेकिन अब हो ये जाएगा कि अगर तुम इसे 0 मान रहे हो तो इस साइड को नेगेटिव और इस साइड को तुम पॉजिटिव कंसीडर करोगे। तो इस साइड लेंथ है l/2 और इस साइड लेंथ है l/2। ये नेगेटिव l/2 है, ये पॉजिटिव l/2 है। इस तरीके से किए तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है that will come out to be ml square by 12। और बहुत ताज्जुब की बात यह है, बहुत ताज्जुब की बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही स्ट्रेट रॉड रखा गया हो। कभी-कभी सवाल में ट्रिक लगा के सवाल को घुमा दिया जा सकता है लाइक दिस। ये हमारा एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट हमारा रॉड कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया हो।
और ये रहा इस पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल अल्फा एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे क्या करना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फिर वही तरीका यूज करना है भाई। मुझे x पर जाकर dx एलिमेंट ही लेना है, लाइक दिस। ये x पर जाकर हमें dx एलिमेंट ही लेना है हमें भी। लेकिन जब अब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करोगे तो वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नर से कॉर्नर वाले का फॉर्मूला था ml²/3। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है दैट विल कम आउट टू बी ml²/3 sin² अल्फा। और अगर इस कंडीशन में हो, यानी कि अगर यही कंडीशन कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से हो और रॉड कुछ इस तरीके से दे रखा हो, लाइक दिस, ऐसा दे दिया जाए, वन सेकेंड, ये तो वही कंडीशन बन गया। मैं बोल रहा हूं ये कि ये एक्सिस कुछ ऐसा हो और रॉड जो बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का है। एंड दिस इज द अल्फा। तो आप लोग ऐसे केस में आई लिखोगे ml²/12 एंड रेस्ट इट इज sin² अल्फा। कैसे होगा, क्या होगा, ज्यादा प्रूविंग में हमें जाना नहीं है। इन सारे फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना होगा ताकि जब कभी भी इसका एप्लीकेशन पार्ट आए आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सको। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो अलग अलग बॉडीज का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पता करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चल रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैं आज के इस सेशन को यहां पर थोड़ा विराम देने जा रहा हूं। कल मैं इससे आगे के वीडियो को लेकर आऊंगा और डेफिनेटली आज मैं सारे बाकी के सारे जो वीडियोस हैं हमारे चैनल्स पे उसके लाइटिंग और ऑडियोज वाले जो पार्ट थे उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, तो आज थोड़ा सैंपल पार्ट। तो मैं आज आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि किस प्रकार का इम्प्रोवाइजेशन आप लोग महसूस कर रहे हो। क्या ये इम्प्रोवाइजेशन बहुत बेहतरीन हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो हाँ सर, ताकि मैं इस मोटिवेशन के साथ कल फिर इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करूं, ताकि इस पूरे रोटेशनल मोशन को मैं एक वीक के अंदर में ट्राई करूंगा कि कंप्लीट करने का, मतलब 7 क्लासेस मुझे लगेंगे। तो 3 क्लासेस दिस वीक एंड 3 क्लासेस नेक्स्ट वीक मैं इस तरीके से ट्राई करूंगा इसे कंप्लीट करने का। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे PYQs हैं जो मैं ऑलरेडी यहां पर रखा हूं, ताकि आप लोगों को ये मैं समझा सकूं कि इसका कंडीशन, इसका एप्लीकेशन काफी मजेदार होने जा रहा है। देखो ये सारे क्वेश्चन जो दिया गया है ये सारे PYQs से लिए गए हैं। तो इस सेशन में बने रहने के लिए आज के पार्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का जो वीडियो है वो कैसा रहा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।